हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल का करंट अफेयर, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को और प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है कृष्ण प्रकाश को। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है नीदरलैंड, पहले के दो हैं यूएई और अमेरिका। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इसके अलावा आर्म रेसलिंग को एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में ऑफिशियल खेल के रूप में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर के सशस्त्र बलों को समर्पित टेली मानस सेल स्थापित कर रहे हैं। पीएम मोदी जी ने अभी एक पेड़ मां के नाम से एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है और 12 देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 12 यूरोपीय देश हैं और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ टाई अप करके ये जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया है। 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली पहली सरकारी बैंक बन गई है एसबीआई और भारत की 7वीं लिस्टेड कंपनी बन गई है। भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। ये कल का करंट अफेयर था। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर इसकी क्विज प्राप्त करनी है तो आप दोनों ही एमजेटी ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर आपको डेली, वीकली, मंथली हर प्रकार की क्विजेज, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारे पेड कंटेंट, पेड ई बुक और पेड कोर्सेज भी आपको यहीं पर मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो रूसी भाषा दिवस बेसिकली दोस्तों ये 6 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। असल में रूसी लैंग्वेज जो है ना, एक यूएन का लैंग्वेज है। यूएन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से एक है रसियन। तो रसियन लैंग्वेज डे इसलिए मनाया जाता है 6 जून को यूएन के द्वारा। यूएन ने 2010 में अपनी जो 6 की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये शुरू किया था, एक एक दिन डिसाइड किया था। अब ऐसा नहीं है कि सभी 6 की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज डे 6 जून को मनाया जाता है। इसमें सब अपना अपना सबको कहा गया कि अपने अपने हिसाब से अपना दिन दो, जिस दिन को आपको लगे कि आपके लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वो दिन ज़्यादा सही होगा तो उसके हिसाब से मनाया जाएगा। तो सब अपने अपने जो पुराने जो कोई जो पुराने फेमस कवि हैं उनके जयंती को उनको डेडिकेट करते हुए, कोई जो पुराने फिलोसफर है उनको डेडिकेट करते हुए, ऐसे ऐसे सभी ने अपने अपने दिवस बताए और फिर उन दिवस को 2010 में घोषित किया गया कि अब से उसके लिए वो ऑफिशियल लैंग्वेज डे होगा। अब ये 6 की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज डे कौन सी है इनको पहले जान लो, तभी आगे समझ में आएगा। तो दोस्तों एक होता है रसियन लैंग्वेज। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की कौन है ये पूछी जा सकती है। एक है रसियन, एक है दोस्तों चाइनीज, एक है अरेबिक, एक है चौथा लैंग्वेज है कह सकते हैं हम लोग स्पेनिश, और एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। ठीक है ना, तो 6 लैंग्वेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट में भी यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी, अरबी, रूसी, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 2010 में यूनेस्को के द्वारा ये घोषित किया गया था। अब जो ये 6 जून है ये अलेक्जेंडर पुश्किन के जयंती को सेलिब्रेट करते हुए मनाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस लेखक थे और रचनाकार थे रूस के। ऐसे ही जैसे मैं बताऊं आपको 23 अप्रैल का दिन जो चुना गया है, 23 अप्रैल को यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो ये विलियम शेक्सपियर की जयंती को देखते हुए चुना गया है, मतलब उनको डेडिकेट किया गया है। तो ऐसे सबने अपना अपना दिन डिसाइड किया हुआ है। आगे यहाँ पर प्रमुख दिवस हैं जून महीने के, अभी तक आप इनका रिवीजन कर सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने कौन से में अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में है या उसके लिए लॉन्च की गई या गई अंतरिक्ष में। तो दोस्तों ये तीसरे मिशन पर गई हुई हैं अंतरिक्ष में और ये जाएंगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तीसरी बार ये जाएंगे। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं और अमेरिकी हैं, तो ये तीसरे मिशन पर जा रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था आज से 1 महीना पहले। एक्चुअली में इनका 3 बार मिशन जो है कैंसिल कर दिया गया। लॉन्च होते होते ये मिशन रॉकेट रोक दिया गया लास्ट टाइम पर, लेकिन फाइनली 5 जून को इनका रॉकेट जो है वो उड़ा सक्सेसफुली
और स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में ये गई। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान का नाम याद रखना, ये बोइंग का अंतरिक्ष यान है और इस अंतरिक्ष यान के जरिए ये अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेंगे। इनके साथ बुच विल्मोर भी हैं जो इनके साथी हैं और ये जाएंगे दोनों लोग अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक है, रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो सबसे पहले 7 मई को फिर उसके बाद धीरे धीरे बार बार टाला गया, 2-3 बार और टाला मिशन, फिर फाइनली ये गई वहां पर। अगला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में अगर आप थोड़ा जानना चाहो तो 1998 में दुनिया भर के जो उस टाइम पर पावरफुल देश थे जैसे कनाडा, यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, ये सब मिल करके लॉन्च किए थे और ये 2030-31 तक गिरा दिया जाएगा, ये भी घोषणा हो चुकी है। प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। इसका काम पूरा हो गया है। ये अंतरिक्ष में स्थित एक स्टेशन है और जो पृथ्वी का चक्कर लगातार लगाता रहता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन का अनावरण किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में आईआईटी धारवाड़ ने अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन का अनावरण किया है। ये अग्नि बचाओ ड्रोन जो है बेसिकली ये अग्निशामक का हेल्प करेगा। जो अग्निशमन की गाड़ियां होती हैं, फायर फाइटर्स होते हैं जो आकर के आग वगैरह बुझाते हैं, तो उनमें अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। तो वो ड्रोन की मदद आईआईटी धारवाड़ देखो अपने तरीके से पूरी करेगा। तो बेसिकली उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया हुआ है जो अग्निशमन में काम आएगा। अगर कहीं पर आग वगैरह लगी रहेगी तो ऐसे एरिया जहां पर जो फायर फाइटर्स है नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर पानी पहुंचाना बड़े मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे एरिया में ये पहुंचाएगा। और ना सिर्फ ये पानी ही पहुंचाएगा बल्कि इसमें थर्मल सेंसर, थर्मल कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, तो ये उस सोर्स का भी पता लगा पाएगा कि कहाँ से वो आग फैल रही है, कहाँ से शुरू हुई है, तो मतलब जड़ से खत्म किया जा सके। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस ड्रोन को बनने के बाद आईआईटी धारवाड़ जो है ये ऐसा करने वाला शायद पहला वो बन गया है जो इस प्रकार के इस उन्नत किस्म के अग्नि बचाओ ड्रोन का निर्माण किया है। फायर एंड थर्मल रिसर्च लेबोरेटरी और कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरी, इन दोनों के साथ मिल करके आईआईटी धारवाड़ ने इसे बनाया हुआ है। क्लियर? अगला, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी हुई और इस बार भी दोस्तों मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पर है। मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की, ये हमेशा टॉप पर रहती है, तो इसको टॉप पर ही समझो आप। इस बार जो खास देखने को मिला वो ये कि टॉप 150 में दो भारतीय संस्थान आए। टॉप 150 में एक आईआईटी मुंबई और एक आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे जो है ना उसकी रैंकिंग में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। वो 118वीं रैंक पर आ गया है। पहले 149वें पर था और अब वहां से 118वें पर आया है, तो इसका बड़ा जंप देखने को मिला है। इस बार ये भी बताया जा रहा है कि 61% भारतीय यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला हुआ है। और ये टॉप 3 की लिस्ट है जिसमें आपको इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन दिखेगा सेकंड पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे पर इस बार दिखेगी, एमआईटी टॉप पर है। ठीक है जी। अगला, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आईआईटी बॉम्बे का ही पूछा जाएगा। हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया? तो मालदीव ने दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव का एक और बड़ा मूव है ये। आपको अगर याद हो तो मालदीव ही वो देश था जिसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था अपने देश में। मोहम्मद मुइज्जू जो है नए प्रेसिडेंट जब से बने हैं, जो प्रो चाइनीज सपोर्टर माने जाते हैं, तो उन्होंने एक और मूव लिया है। उन्होंने इजराइल के जो पासपोर्ट धारक हैं उनको अपने यहाँ एंट्री पर बैन कर दिया है। यानी जिनके पास इजराइल का पासपोर्ट है, यानी जो इजराइल के नागरिक हैं, वो मालदीव में अब नहीं जा सकते हैं छुट्टियां मनाने। मालदीव का कहना यह है कि ये स्टेप उन्होंने गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर के लिया हुआ है और इसकी वजह से इजराइल के जो पासपोर्ट धारक हैं उनका प्रवेश प्रतिबंधित है। 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर पर्यटक आते हैं हर साल मालदीव में और उनमें से इजराइल के भी लगभग 15,000 से ज्यादा पर्यटक शामिल होते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। साथ ही साथ मालदीव सरकार ने यह भी कहा है कि फिलिस्तीन नागरिकों के लिए फंड जुटाने और उनके समर्थन के लिए मुस्लिम देशों के साथ ये चर्चा करेंगे और एक कोई ऐसा फंड बनाएंगे। ये सब मालदीव में एक स्पेशल कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला है। मालदीव कहाँ पर है और इजराइल कहाँ पर है, आइए देखते हैं मैप में। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ पर आप जूम इन करोगे, साउथ में आओगे तो इधर एक बहुत ही छोटा सा देश है मालदीव। यहाँ पर देखोगे आप, जूम करने पर ही दिखता है ये, वैसे तो दिखता भी नहीं है। ये मालदीव है
तो मालदीव जो है जिसकी कैपिटल माले है, तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले तो इंडिया से भी रिलेशन खराब हुए थे, लेकिन इनको समझ में आ गया तो फिर ये बहुत सारी चीजें मतलब एक प्रकार से करना शुरू किए। लेकिन फिलहाल अभी मालदीव ने एक और बड़ा स्टेप लिया है, एक और बड़ा मूव लिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब इजराइल के पासपोर्ट धारक नहीं आ पाएंगे। इजराइल कहाँ पर है, तो आप दोबारा से अगर लौटोगे इंडिया की तरफ तो वहां से आपको इधर आना है, मिडिल ईस्ट में। इधर आने के बाद आपको ये रहा दिखेगा इजराइल, छोटा सा देश है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना, भूमध्य सागर के पास में। तो ये इजराइल जो कंट्री है इसके पासपोर्ट धारक नहीं आ पाएंगे। इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम, इजराइल की मुद्रा होती है न्यू शकेल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और माले राजधानी होती है मालदीव की, यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया होती है और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख नोटा विकल्प चुन करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों अभी इंदौर के मतदाताओं ने इंदौर के लोकसभा चुनाव वाली सीट पर इन्होंने 2.18 लाख नोटा का बटन दबाया है और ये सबसे अधिक है अभी तक के भारत के इतिहास में। नोटा का बटन दोस्तों सबसे नीचे आपको दिख जाएगा ईवीएम मशीन में। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। इसका मतलब यह है कि आपको ऊपर के किसी भी कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है या फिर वो आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप नोटा का विकल्प चुन रहे हो, नन ऑफ द एबव, ठीक है ना। ये नोटा का विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इंट्रोड्यूस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये लाया, उनके आदेश के बाद ये घोषणा की गई, तो और उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा ऐड किया गया। तो नोटा का विकल्प दर्शाना मतलब ये होता है कि जनता को ऊपर के किसी भी कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है या फिर उनको वो पसंद नहीं है। ये नोटा 2.18 लाख मतदाताओं के द्वारा दिया जाए, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है और आश्चर्यजनक बात है। हालांकि इसके पीछे की एक कहानी है, जैसे कि आप जानते हो हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। इंदौर लोकसभा सीट में क्या हुआ था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं शंकर लालवानी, ये तो खड़े थे, लेकिन इनके विपक्ष में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका नामांकन लास्ट टाइम पर रद्द हो गया था। जब नामांकन कैंसिल हो गया तो फिर वो लोग या उनके कार्यकर्ता लोग ये प्रमोट करना शुरू किए कि इस बार जो हमारे सपोर्टर हैं, भाई उनके भी सपोर्टर होंगे, तो जो उनके सपोर्टर हैं जो इस बार उनका कैंडिडेट ना होने की वजह से वोट नहीं दे सकते थे उनको, तो इसलिए उनको ये प्रमोट किया गया कि आप सब लोग नोटा दबाओ। और वही लोग जा करके 2.18 लाख मतदाता बन करके नोटा को दबाए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड बन गया है भारत के इतिहास में। चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान बाकायदे नोटा का वहां पर पोस्टर वगैरह भी लगाए जा रहे थे, लोगों से कहा जा रहा था कि जा करके नोटा दबाइए आप लोग, ठीक है, तो एक प्रकार से संदेश जाए जैसे देश भर में। तो ये इसलिए यहाँ पर इतना संख्या हुआ है। फिलहाल इससे एक और रिकॉर्ड बन गया इसी में जाने अनजाने में। शंकर लालवानी सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले भी कैंडिडेट बन गए। शंकर लालवानी जो हैं ये 10 लाख से ज्यादा वोटों से ये जीते हुए हैं, क्योंकि नोटा था दूसरे नंबर पर और फिर तीसरे नंबर वाला जो कैंडिडेट था उससे इनका अंतर मिलाया जाने लगा और उससे अंतर मिलाए जाने पर ये अंतर 10 लाख से ज्यादा वोट का हो गया। तो मतलब सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले भी ये इस लोकसभा चुनाव में ये बन गए हैं, शंकर लालवानी, ठीक है। नोटा का विकल्प जैसे मैंने आपको बताया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। ये 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि ये वर्ल्ड बैंक से लेने वाले हैं। तो विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित होगा, ये फाइनेंस्ड होगा। हरियाणा सरकार के द्वारा ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किया जाएगा प्रोजेक्ट। तो इसका उद्देश्य यही है हरियाणा में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो ये शुरुआत एनसीआर के जिलों से करेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत बहुत सारे हरियाणा के भी जिले आते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में तो ये एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एक लैब खोलेंगे और जो 4 मौजूदा लैब हैं उनको आधुनिकीकरण उनका किया जाएगा। तो इस प्रकार से हरियाणा सरकार ये 10,000 करोड़ रुपए का यूज करने वाली है एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए। अगला, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनानेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों ओलेग कोनानेको जो हैं ये हैं रूस के और इनके 1000 दिन पूरे हो गए हैं। अब 1000 पूरे होने के साथ साथ ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम सेट करती हैं। ये 1000 दिन कहाँ पूरे हुए हैं? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पूरे हुए हैं।
वही अंतरिक्ष में है और वहीं पर ये रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 1998 में लॉन्च किया गया था। उस टाइम नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मॉस जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है, ईएसए कनाडा, इन सब के द्वारा मिल करके ये लॉन्च किया गया था। तो इसीलिए इसमें आपको रूसी एस्ट्रोनॉट भी दिख जाएंगे और नासा के भी एस्ट्रोनॉट दिख जाएंगे। नीचे जमीन पर भले इन दोनों की लड़ाई है, लेकिन वहां पर स्पेस में एक साथ रहते हैं। तो फिलहाल ये 1000 दिन वहां पर बिता चुके हैं। ये लौटेंगे कब? ये लौटेंगे सितंबर में, और जब सितंबर में लौटेंगे तो इनके नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड होगा। 1100 समथिंग दिन से ज्यादा का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया रहेगा। अच्छा, इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो 878 दिन स्पेस में गुजारने का रूस के ही कॉस्मोनॉट गेनाडी पलडाका के नाम था। जो एस्ट्रोनॉट हम लोग कहते हैं या अमेरिका में कहते हैं, उसी को रूस में कॉस्मोनॉट कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रूसी कॉस्मोनॉट कहा जाए तो, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट को ही वहां पर कॉस्मोनॉट कहते हैं। तो फिलहाल ये 1000 अभी पूरा कर दिए हैं, लेकिन सितंबर में लौटेंगे, तब तक इनके 1100 से ज्यादा दिन हो गए रहेंगे। अगला, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र WSIS चैंपियनशिप पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में सी डॉट ने जीता है संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार। यहाँ पर आप देख सकते हो, PIB का आर्टिकल है आपके सामने। सी डॉट विंस यूएस WSIS प्राइज चैंपियन अवार्ड जीता है फॉर मोबाइल इनेबल डिजास्टर रिसाइलेंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। तो मोबाइल के जरिए जो इमरजेंसी अलर्ट भेजा जाना होता है, उसके जरिए, उसकी वजह से सी डॉट को मिला है। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले भारत सरकार चेक कर रही थी लोगों के पास मैसेज भेज करके कि अगर कोई डिजास्टर सिचुएशन आए तो कैसे लोगों को इन्फॉर्म करना है। तो वो सी डॉट के द्वारा ही एक्चुअल में किया जा रहा था। सी डॉट जो है ये भारत सरकार का ही एक दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र है। अच्छा, अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जो है, ये 27 मई से 31 मई तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक समिट किया था, जो कि था वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम। तो इस फोरम में ये अवार्ड की घोषणा की गई। हाल ही में किस देश ने किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी किए हैं? तो किंग चार्ल्स तृतीय जो कि नए राजा बन चुके हैं ब्रिटेन के, और इनकी तस्वीर अब करेंसी पर आनी शुरू हो गई है। अभी तक एलिजाबेथ द्वितीय की थी, अब इनकी करेंसी, इनकी तस्वीर वाली करेंसी आनी शुरू हो गई है। और ये शुरुआत की है इंग्लैंड ने। अब यहाँ पर देखो, दो प्रकार से लोग हो सकते हैं। एक वे जिनको ये पता हो कि ऑस्ट्रेलिया के भी नोटों में ब्रिटेन के राजा की तस्वीरें हुआ करती हैं, तो उनको तो उनके अंदर तो कंफ्यूजन आएगा कि हाँ इसमें क्या आंसर हो सकता है। एक वे जिनको ये बात नहीं पता थी कि ऑस्ट्रेलिया के नोटों में ब्रिटेन के जो एलिजाबेथ थी उनकी तस्वीरें वाली नोट आती थी, तो उनको तो इंग्लैंड जो है वो पहले ही यहाँ पर लग जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें ना पता होने की वजह से भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कुछ चीजें क्या होती है, ज्यादा जब पता रहता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वही यहाँ पर हुआ है सिचुएशन में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के केस में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अब ये भी साफ कर दिया है कि वो जो नए राजा हैं आएंगे, किंग्स चार्ल्स जब राजा बने थे तभी उन्होंने अनाउंस किया था कि जब नए राजा ये बनेंगे तब नए राजा की तस्वीर हम अपने नोट में नहीं जारी करेंगे। अब वो कितना ज्यादा वो होता है अप्रूवल, ये तो देखने वाली बात होगी आगे चल करके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर वाला नोट चलाता था अपने यहाँ अभी तक। तो फिलहाल इंग्लैंड जो है अभी के लिए पहला देश बना है जो किंग्स चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाला करेंसी नोट अपने यहाँ चलाएगा। बाकी भी अभी स्कॉटलैंड और वेल्स, इन सब जगह देखिए कब तक शुरू होता है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ये नोट जारी करता है। जैसे भारत में RBI है, वैसे वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है। अगर आपको याद हो तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से अभी RBI ने 100 टन सोना अपना वापस मंगाया है। ये अभी रिसेंट न्यूज है, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ही ये नया नोट जारी कर रहा है, और पुराने नोट जिनको बदलना है वो 30 जून तक बदलवा भी सकते हैं 300 पाउंड तक के नोटों को। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और रेलवे सामान्य ज्ञान का ये अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो उसको आप ले सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, QR कोड भेजा जाएगा, वहीं पर आपको 75 रेट्स पे करके ये ई बुक अपनी बना लेनी है। जबरदस्त ई बुक है, इसके आप मॉडल वगैरह भी, सैंपल वगैरह भी देख सकते हैं। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है, इसको जानने से पहले कल का क्वेश्चन जानिए। कल मैंने पूछा था तेलंगाना का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था। यहूदी राष्ट्रपति वाला पहला कैथोलिक ईसाई देश मैक्सिको बन गया है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है पर्यावरण दिवस के दिन
पर्यावरण दिवस जो इस बार मनाया गया 5 जून को, तो मेजबान देश किसे चुना गया है? साथ ही साथ बताइए कि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा है? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करने के लिए। टेलीग्राम पर जाकर के आपको एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है, वहीं पर पीडीएफ मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।